चलिए, तो देखिए सर, शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग, अब सुना जाए, जिस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके पोएम पढ़ रहे हैं, आज पोएट्री सेक्शन का, पंकज बाबू छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा, पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले एन एपिटाफ हुआ था, चैप्टर नंबर 5 माई ग्रैंड मदर्स हाउस हो गया है। मतलब 1 बाय 1 करके सारा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। और सारा का सारा पोएम, जितना पोएम है, कुछ न कुछ मैसेज या कुछ न कुछ बात हमको सिखाता है। अभी जो इस पोएम को हम पढ़ रहे हैं भाई साहब सौरभ जी, चैप्टर का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर पोएम का मतलब ही होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब सैनिक हो गया। और पोएम को किस प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो पोएम को सबसे पहले इस प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया है कि जैसे एन एपिटाफ, इट हैज बीन रिटन फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यह एक खूबसूरत महिला के लिए लिखा गया। उसी तरीके से आज 1 शॉट होगा, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए लिखा गया है। यह पोएम है जिसका नाम है द सोल्जर। यह पोएम लिखा गया है किसके लिए सर? मदरलैंड के लिए। मदरलैंड, मदरलैंड का मतलब क्या होता है? मातृभूमि। अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश की अवधारणा अपने अपने कंट्री के बारे में होता है। भारत के बारे में लोग अपनी मातृभूमि को क्या कहते हैं? माँ कह के पुकारते हैं। ये बाघ हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये बाघ हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं साहब जो मिट्टी को भी माँ कहते हैं। बात सही है कि नहीं है? अब देशभक्ति वाला पोएम है। तो यहाँ पे जो रूपर्ट ब्रूक है, देखिएगा सर, यहाँ पे यह पोएट का नाम है सर रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर एक पोएम है और इसको लिखने का काम कर रहे हैं रूपर्ट ब्रूक साहब। और यहाँ पे मदरलैंड के बारे में बताया गया है। और मदरलैंड के बारे में नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहा है ना? तो मदरलैंड के बारे में रूपर्ट ब्रूक का क्या क्या धारणा है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो पोएट कहते हैं सर कि इस पोएम को लिखा गया है अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था उसी के शुरुआती दौर में लिखा गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका भारत भी पार्टिसिपेट किया था, आपका इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट किया था। इंग्लैंड पार्टिसिपेट जब कर रहा था, बैठ जाइए, इंग्लैंड जब पार्टिसिपेट कर रहा था तो पता यह चलता है सर कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ाई जब हुआ था तो बहुत सारे सैनिकों का जरूरत था, ढेर सारे सैनिकों का जरूरत था। तो ढेर सारे सैनिकों का जरूरत था तो रूपर्ट ब्रूक, चूंकि वह खुद एक सैनिक थे, इसीलिए अपने लोगों को यानी इंग्लैंड वासियों को बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं कि हे मेरे देश के लोग, आपसे गुजारिश है कि अगर आपके मातृभूमि पे यह जो संकट आन पड़ी है, यह जो समस्या आ गया है, अभी सैनिकों की कमी है, तो हम सबका कर्तव्य या फिर हम सब लोगों का मोरल ड्यूटीज यह बनता है कि हम अपने मदरलैंड की क्या करें? रक्षा करें। अगर हम जिस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया, जिस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो उस पर हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि जब वह मातृभूमि विषम परिस्थिति से या फिर एक ऐसे सिचुएशन से जूझ रहा है तो उस सिचुएशन में हमको अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मातृभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे घूमने के लिए रास्ते दिए, यहाँ पे रहने के लिए हमें एक खूबसूरत घर मिला, हालांकि उस घर को हम खुद भी बिल्ड करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको धरती तो मिला ना सर। बोलते हैं कि यहाँ के नदियों से आपने अपने आप को सींचा है, अपने आप को यहीं के सन से आपने अपने आप को सेका है और यहीं के वादियों में आप सांस लेते हैं। तो हे मेरे देश के जवान, हे मेरे देश के लोग, यह एक ऐसा समय है जब आपकी मदरलैंड क्रूशियल टाइम से गुजर रहा है। इस स्थिति में अगर हम अपने देश को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो मदरलैंड की रक्षा हम नहीं कर पाए तो हमारा मदरलैंड अर्थात मातृभूमि जो है तहस नहस हो जाएगा। तो यहाँ पे सर रूपर्ट ब्रूक क्या कर रहे हैं? लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं कि आपको आर्मी में आना चाहिए, आपको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा नहीं करेंगे जिस देश ने हमें जन्म दिया है, और जिस देश ने हमें जन्म दिया उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे?
तो इसी बात पे एक और लाइन याद आता है कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर अगर देशभक्ति की भावना नहीं रहे, अगर वह व्यक्ति स्वदेशी नहीं रहे, अपने देश को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वह सर इंसान नहीं है। इंसान के नाम पे क्या है? गद्दार है सर। ठीक है सर। तो आते हैं सबसे पहले ऑथर्स परिचय, उसको बंद कर दीजिए। ऑथर परिचय पे आ जाते हैं। ऑथर परिचय पढ़ लेंगे और फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बहुत छोटा पोएम है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानना है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है सर कि आप लोग 11th-12th में पढ़ते हैं। 11th-12th में आर्मी में जाने के लिए मिनिमम एज जो डिसाइड किया गया है 17, 18, 21 साल तक किया गया है। 21 साल के बाद आपका कोई सिलेक्शन नहीं होता है। हालांकि जीडी वगैरह में 25 साल तक रखा गया है, लेकिन सर आर्मी में जाना चाहते हैं तो 18 साल से 20 साल 21 साल तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा दिन तक नहीं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है सर। आते हैं देखते हैं सर। तो सबसे पहले पोएम के बारे में डिस्कस किया गया, तो बताया गया सर कि यह जो पोएम है जिसका नाम हम डिस्कस कर रहे हैं द सोल्जर, उसको लिखने का काम किए थे रूपर्ट ब्रूक। पढ़ना सीखिएगा सर, रूपर्ट। ठीक है सर, रूपर्ट ब्रूक इनका नाम है, रूपर्ट ब्रूक। आगे बढ़ते हैं तो 1887 में जन्म हुआ था, 1918 में मर गए थे। याद रखें तो रखें, नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्टर डी ला मेयर अभी याद करवाए हैं, जॉन डॉन याद करवाए हैं, 2 याद करवाए हैं, इनको याद नहीं रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया लाइन, पहला ही लाइन कहता है कि द सोल्जर इज अ पेट्रोटिक पोएम। याद करिए, सारा पोएम डिस्कस कर रहे हैं सर, तो सारे पोएम के पीछे एक लाइन लिखवाते हैं। तो लिखवाए थे एन एपिटाफ, क्या? हाँ, E15 है ना, जानते हैं वो जो हम बोर्ड पे लिख के भेजे हैं ना, मिस्टेक हो गया है। आइए सर, तो पेट्रोटिक पोएम, एन एपिटाफ इमोशनल पोएम। फिर से हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रोमांटिक पोएम बताए थे सर। अब आ गया सर पेट्रोटिक पोएम। पेट्रोटिक पोएम का मतलब क्या होता है? देशभक्ति वाला कविता है, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रूक। इसको लिखने का काम किए थे रूपर्ट ब्रूक। रहने वाले कहाँ के थे सर? आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड के। इस नाते हम इन्हें कौन से पोएट के नाम से जानेंगे सर? इंग्लिश पोएट। अब आगे बढ़ते हैं तो चूंकि ये इस पोएम का ही नाम है सर द सोल्जर, बोर्ड पे देखते रहिएगा, चूंकि इस पोएम का ही नाम है सोल्जर, और सोल्जर का याद करने का तरीका बता रहे हैं। सोल्जर का काम क्या करना होता है सर? वॉर करना। वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध करना। युद्ध करना उनका काम होता है। लड़ाई लगेगा तो वहीं हम लोग को बचाएंगे, तो युद्ध करना काम होता है। इस नाते इस पोएम को हम किस पोएम के नाम से बोलेंगे सर? वॉर पोएम के नाम से जानेंगे। तो याद रखिएगा, एकलौता यही एक चैप्टर है जिसका नाम द सोल्जर है, जो यह एक वॉर पोएम है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया यह सोनेट भी है। अब आ जाते हैं, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि सोनेट का मतलब क्या होता है। सोनेट हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे थे तो पोएम में आ रहा था, पोएम यह कौन सा पोएम है, 21 पोएम का है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लिरिक था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जिसका नाम है द सोल्जर। याद रखिएगा, द सोल्जर क्या है? एक सोनेट है। आपसे पूछे कि सोनेट होता क्या है, तो याद रखिएगा सोनेट का मतलब हो ऐसी कविता जिसमें केवल और केवल कितनी लाइंस गिवन हो? 14 लाइन। जिस पोएम में, इस पोएम को काउंट करिएगा तो केवल 14 ही लाइन आपको मिलेगा। तो 14 लाइन वाली कविता को हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। क्या सर? सोनेट। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया सर कि रॉबर्ट ब्रूक हैज बीन कंपोज्ड, इस पोएम को दिस रॉबर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज। अच्छा, इस पोएम को जो हम पढ़ रहे हैं तो इस पोएम का नाम अगर यदि बाबू वॉर पोएम है, वॉर पोएम, तो इस पोएम को जो लिखेगा उसको हम किस पोएट के नाम से जानेंगे? वॉर पोएट के नाम से जानेंगे। और इस कविता को देखिए, लिखा गया दिस पोएम हैज बीन अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज में। आपसे अगर नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा 1914 और 1915 के आसपास इस कविता को लिखा गया था। ऑप्शन अगर देगा तो 15 मोस्टली ऑप्शन देगा, और 1915 में ही इनका मौत हुआ था। बताते हैं कैसे मौत हुआ था।
तो याद रखेंगे इस पोएम को वॉर पोएम बोलेंगे या फिर पेट्रोटिक पोएम बोलेंगे। इसमें केवल 14 लाइन है, इस नाते इस पोएम को हम सोनेट बोलेंगे, या वैसी कविता जिसमें केवल 14 लाइन होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। रूपर्ट ब्रुक चूंकि वह खुद एक सैनिक थे, इस नाते हम उन्हें किस पोएट के नाम से जानेंगे सर? वॉर पोएट। इस कविता को कब लिखा गया है? अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआती दौर में। तो 15 में सर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था शायद, तो 1914 के आसपास और 1915 के बीच में इस कविता को लिखा गया। याद रखेंगे सर, ऑप्शन ज्यादातर आर्ट्स में एक बार पूछा गया है, 14 ऑप्शन में नहीं था, 15 दिया हुआ था, तो आप 15 आंसर करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है सर, रूपर्ट ब्रुक डाइड इन अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम उम्र में मर गए सर। कितना साल की उम्र में सर? 28 साल। 28 साल 87 में ना जन्म हुआ था क्या? 87 में, 87 में जन्म हुआ तो 13 साल उधर, 15 में इधर मृत्यु हो गया 28 साल की उम्र में। तो 28 साल की उम्र में बेचारे का देहांत होता है, और उस देहांत का कारण क्या था सर? देखिए लिखा गया सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया के बारे में सर डिस्कस किए थे, बोले थे जब युद्ध कर रहे थे तो डेजर्ट में युद्ध यानी सेंट्स में लड़ाई कर रहे थे, पैर में हल जाता है, कुछ जख्म बन जाता है। जख्म बन जाता है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देता है यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो पैर को काट के क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। लेकिन रूपर्ट ब्रुक अपने देश से इतना मोहब्बत करते थे, कहते हैं कि अगर मैं पैर कट गया तो मैं मातृभूमि की रक्षा कैसे कर पाऊंगा, तो आप पैर काटने की अलाउ नहीं देते हैं और पैर काटने की अनुमति नहीं देते हैं। और कुछ ही दिन बाद वह जो सेप्टिसेमिया बीमारी अर्थात ब्लड कैंसर के नाम बीमारी से उनका मृत्यु हो जाता है। बहुत जल्दी कम उम्र में छोड़ के सैनिक लोग ऐसे दिलदार होते हैं। तो देख रहे हैं सर, मातृभूमि के लिए रक्षा करने के लिए तो ब्लड कैंसर अर्थात सेप्टिसेमिया बीमारी की वजह से इनका मौत हो जाता है बहुत कम उम्र में। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया, दिस पोएम हैज बीन रिटन टू इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है जागृत करना, मोटिवेट करना। पेट्रोइज्म मतलब देशभक्ति की भावना इन इंग्लिश सोल्जर इन 1915। चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड 1915 में हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सैनिकों की कमी थी, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए इस कविता को लिखा गया है, और इस कविता को लिखा गया 1915 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन कहता है कि सर इन दिस पोएम पोएट प्रेजेज हिज मदरलैंड। इस कविता में पोएट अपने मातृभूमि की क्या करते हैं सर? तारीफ करते हैं, और तारीफ करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द मिजरीज ऑफ वॉर। इसमें वॉर का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध के मिजरी का मतलब होता है रहस्य। उसके रहस्यों को जागृत किए हैं और बता रहे हैं कि युद्ध कैसे कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे होगा। एक बार फिर से सारी बातों को हम रिपीट करते हैं, वन शॉट में, ध्यान से सुनिएगा। पोएम का नाम है द सोल्जर, पोएट का नाम है सर रूपर्ट ब्रुक, जन्म 1887 ईस्वी में, मृत्यु 1915 ईस्वी में। द सोल्जर नाम से पता चलता है कि यह पोएम जो है देशभक्ति वाला कविता है। इस पोएम को हम पेट्रोटिक पोएम बोलेंगे, या नहीं तो कौन सा पोएम बोलेंगे सर? वॉर पोएम बोलेंगे। यही एक इकलौता पोएम है जो क्या है सर? सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है वैसी कविता जिसमें केवल 14 ही लाइन गिवन हो, इसमें 14 ही लाइन गिवन है। और रूपर्ट ब्रुक चूंकि इस पोएम को लिखते हैं और चूंकि वह खुद एक सैनिक थे, इस नाते इन्हें हम कौन से पोएट के नाम से जानेंगे? तो क्या बोलिएगा? वॉर पोएट। इस पोएम को किस फेज में कब लिखा गया था बताइएगा? अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में लिखा गया था। इस पोएम का लिखने का मकसद क्या था? वहां के लोगों के अंदर क्या जगाना था? देशभक्ति की भावना जगाना था, और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस पोएम को लिखा गया है। कब लिखा गया सर? 1915 में लिखा गया। इस पोएम में तारीफ किसकी की गई है सर? इंग्लैंड की। इंग्लैंड किसकी मदरलैंड है? तो रूपर्ट ब्रुक की मदरलैंड है। आगे बढ़ते हैं सर, तो अब हम आ जाते हैं लाइन बाय लाइन पोएम पे। तो पोएट सबसे पहले कहते हैं कि हे मेरे देश के जवानों, यदि आपको मातृभूमि की रक्षा करते करते किसी भी सैनिक को या कोई भी सैनिक यदि शहीद हो जाता है, तो उसके बारे में एक थिंकिंग रखिएगा। एक थिंकिंग यह रखिएगा कि जिस भी विदेशी भूमि में उसको दफनाया जाएगा, वह विदेशी भूमि जो होगी अब वहां की नहीं रहेगी। अब वह विदेश भूमि उस व्यक्ति से जाना जाएगा जिस व्यक्ति का पार्थिव शरीर या जिस व्यक्ति का डेड बॉडी उसके अंदर रखा गया है। एक बार फिर से समझिएगा, पोएट बोलते हैं कि जिस भी विदेशी भूमि में आपको दफनाया जाएगा,
विदेशी भूमि का मतलब क्या हो गया, युद्ध होता है तो लड़ते लड़ते कभी सैनिक अपने देश के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में चला जाता है, वहां पे सर चला जाता है तो बहुत सारे लोग बच के आ जाते हैं, कोई लोग वहां पे मरा जाता है, उसका डेड बॉडी भी नहीं मिलता है। पहले ऐसे हुआ करता था, आज नहीं होता है, अगर मरता भी है तो डेड बॉडी मिल ही जाता है। वैसा अपना पॉलिटिकल फील्ड ठीक ठाक हो गया है, ठीक है ना। तो आप पोएट बोलते हैं कि यदि किसी भी विदेशी भूमि में आपको दफनाया जा रहा है तो आप ये मत समझना कि आपने अपने मदरलैंड की रक्षा की है, तो अब आपका मदरलैंड जिस जगह पे आपको दफनाया जाएगा उस जगह के नाम से आपका मदरलैंड जाना जाएगा। इसका मतलब अगर इंग्लैंड का सैनिक भारत में मर जाता है तो उस सैनिक या जिस जगह पे उसको दफनाया जाएगा वह जगह अब भारत का नहीं होगा, कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है सर, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं सर। तो पोएट बोलते हैं क्या, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी, यदि इफ आई शुड डाई, ये बोर्ड पे देखिएगा, पोएट बोलते हैं क्या, इफ आई शुड डाई, डाई मतलब क्या होता है, मर जाना। पोएट बोलते हैं कि अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में रिलेट कर रहे हैं, पूरे सैनिकों को बोल रहे हैं कि यदि देश की सेवा करते करते, मातृभूमि की रक्षा करते करते आप मर जाते हैं तो थिंक ओनली ऑफ मी, तो मेरे बारे में इतना ही सोचिएगा। पोएट बोल रहे हैं अपने बारे में कि यदि मातृभूमि की रक्षा करते करते मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में सिर्फ आपको इतना ही सोचना है, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, जिस भी विदेशी भूमि में मुझे दफनाया जाएगा या जिस विदेशी भूमि में मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी, जिस जगह पे उसको दफना दिया जाएगा वह धरती कहाँ की हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। तो पोएट बोलते हैं कि आपकी अगर मातृभूमि की रक्षा करते करते, सोचिए यह कितना बड़ी बात है, यदि आप अपने मातृभूमि के लिए अगर आप अपना जान दे देते हैं तो जिस भी विदेशी भूमि में आपको दफनाया जाता है वह विदेशी भूमि आप ही के मदरलैंड के नाम से जाना जाएगा। अब आप की वह जो भूमि होगी वह आपकी होगी। आगे बढ़ते हैं तो पोएट बोलते हैं, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डस्ट का मतलब क्या है। अगर इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से चलिएगा तो डस्ट का मतलब होता है धूल या फिर कण, लेकिन यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल कण नहीं है, यहाँ पे क्या है सर, बॉडी है। बॉडी किसका बॉडी मेरे भाई, तो कहिएगा सोल्जर का बॉडी, चूंकि सर हम बात किसका कर रहे हैं, सोल्जर का। तो अब बोल रहे हैं पोएट कि जिस भी विदेशी भूमि में आपको दफनाया जाएगा वह विदेशी भूमि सदा के लिए कहाँ की हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। और बोल रहे हैं क्या कि इन दैट रिच अर्थ, और जिस भी धरती में आपको दफनाया जाएगा वह धरती समझेगी अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान। क्यों धनवान समझेगी, वह भी समझेगी कि मैंने ऐसे व्यक्ति को अपने आगोश में लिया है, ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर लिया है जो किसी साधारण का डेड बॉडी नहीं है, यह एक सैनिक का डेड बॉडी है। ठीक है सर, तो बोलते हैं कि धरती भी अपने आप को रिच समझेगी, धनवान समझेगी, और रिचर डस्ट कंसील, और जिस विदेशी भूमि में उसको दफनाया जाएगा वह धरती भी अपने आप को धनवान समझेगी। क्यों धनवान समझेगी, क्योंकि वह समझेगा धरती कि हमने किसी साधारण व्यक्ति को अपने आगोश में नहीं लिया है, हमने एक सैनिक को अपने आगोश में लिया है। तो हे मेरे देश के जवान, आपको जागना है, अपने देश की रक्षा करनी है, तो आपको मौत का परवाह नहीं करना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हु नेवर फियर फ्रॉम डेथ, किसको मौत से कभी डर नहीं लगता है। आंसर क्या करिएगा, क्या करिएगा, रूपर्ट ब्रूक को नहीं, सोल्जर को मौत से कभी डर नहीं लगता है। आगे क्वेश्चन में आएगा, पिछले ही साल 22 में पूछा गया है कि कौन मौत से नहीं डरता है, तो जॉन डॉन ऑप्शन में था, रूपर्ट ब्रूक था, सब था, तो आंसर रूपर्ट ब्रूक करेंगे। लेकिन अगर सोल्जर दे दे तो सोल्जर आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, तो पोएट बोलते हैं कि सर वह धरती बहुत ज्यादा धनवान हो जाएगी। और बोल रहे हैं कि अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, कह रहे हैं कि सर आपके मदरलैंड से आपके कर्ज हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने आपको जन्म दिया है, बोर का मतलब होता है जन्म दिया है, सेप्ट आपको एक आकार दिया है, और बोलते हैं मेड अवेयर, और आपको जागृत किया है। कौन जागृत किया है,
इंग्लैंड। क्यों इंग्लैंड जागृत किया है? क्योंकि आपका मदरलैंड कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, वहीं के फूलों से, फ्लावर से क्या करना सीखे हैं? मोहब्बत करना सीखे हैं। हर वेज टू रोम, वहां के रास्तों में आपने चला है, आपने टहला है, तो एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आया है, अभी आपकी मातृभूमि संकट में है, आपको अपने मातृभूमि की क्या करनी चाहिए? रक्षा करना चाहिए। अब पोएट बोलते हैं बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, यही के वादियों में तो आपने सांस लिया है। इंग्लिश एयर मतलब यही के वादियों में अपने आप को सांस लिया है। तो सर अब वक्त आ गया है कि आप अपने मातृभूमि के कर्ज को अदा करिए, चुकाइए, चाहे आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, आपको जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं यहाँ वर्स्ट होगा, यहाँ डब्लू होगा सर, वो गलती लिख दिया है, यहाँ डब्लू होगा, ठीक। तो वॉश्ड बाय द रिवर्स, यही के नदियों से आपने अपने आप को धोया है। नदी में लोग नहान स्नान करने वगैरह जाते होंगे सर। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, यही के सन से अपने आप को आपने सेका है, मतलब यही का धूप छांव, यही की पानी और यही की हवा आपने लिया है। तो सर जब खाइएगा इंग्लैंड का तो गाइएगा कहाँ का? भारत का। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। तो कहने का मतलब है पोएट बोल रहे हैं कि सर आपको इंग्लैंड की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर ये इंग्लैंड की रक्षा नहीं करेंगे सर तो ये आपकी मदरलैंड है, और मदरलैंड है तो स्थिति खराब हो जाएगी। और 7 लाइन बचा है, देखते हैं। आई थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, ऐसा मुझे लगता है यदि कोई भी व्यक्ति देश की रक्षा करते करते वो अगर मतलब कि मौत को प्राप्ति हो जाता है, यदि मौत उसे प्राप्त कर लेता है, तो बोलते हैं कि लोगों के अंदर सारी बुराइयां क्या हो जाती है? धुल जाती है, समाप्त हो जाती है। सेड अवे मतलब होता है सर धुल जाना। लोगों के अंदर की सारी बुराइयां सेड अवे, धुल जाती है, मिट जाती है। याद रखिए सर, अगर कोई भी सैनिक मर जाता है तो उसके अंदर उसके लास्ट में जो जब उसका जो अंतिम संस्कार होता है, पार्थिव शरीर एम्बुलेंस पे या ट्रक वगैरह पे या फिर बस पे ले जाया जाता है, तो लोग ये नहीं पूछते हैं कि किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, सिर्फ इतना पूछते हैं अगर कोई सैनिक है तो उसके पीछे जन सैलाब लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? पूरा का पूरा जन सैलाब। तो वही पोएट समझा रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि एंड थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ऑल द हर्ट ऑल इविस, लोगों के अंदर जो भी बुराइयां रहेगा, उसके दिल में जो भी मतलब की बुराइयां रहेगा आपके प्रति, सेड अवे, जब यदि आप देश को शहीद हो जाइएगा, अपने मातृभूमि के लिए बलिदान आप कर देंगे अपने आप को, तो लोगों के अंदर की सारी बुराइयां क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लोग ये नहीं पूछेंगे किस जाति के हो, किस धर्म के हो, और आपके अंतिम संस्कार में लोग क्या करेंगे? चल पड़ेंगे। आगे बढ़ते तो बोला गया पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस, किसी के दिल में किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्भावना नहीं रहेगा। आगे बढ़ते तो गिव समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ बाय इंग्लैंड गिवन, कभी कभी मैं भी इंग्लैंड के बारे में सोचता हूं तो इंग्लैंड के विचार मेरे थॉट्स का मतलब क्या होता है? विचार। इंग्लैंड के थॉट्स मेरे दिल में आ जाता है, उनके बारे में सोचते रहता हूं। वहां के किसके बारे में? साइट्स के बारे में, वहां के साउंड्स, वहां की आवाजों के बारे में सोचने लगता हूं, क्योंकि इंग्लैंड ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी मातृभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है। और जब कभी वहां के साइट्स के बारे में, वहां की आवाज, वहां की धड़कनों को सुनता हूं तो ड्रीम एज हैप्पी हर डे, वह दिन सपना सा लगता है और मेरा दिन हैप्पी हो जाता है, मेरा दिन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और बोलते हैं एंड लाफ्टर लर्न फ्रॉम द ऑफ फ्रेंड्स, यही इसके लोगों से मैंने हंसना मुस्कुराना सीखा है। एंड जेंटलनेस, अपने दोस्तों से मैंने मोहब्बत करना सीखा, हंसना सीखा। एंड इन हार्ट एट पीस, और मुझे ऐसा लगता है यदि देश की सेवा करते करते यदि आप मर जाते हैं, यहाँ पे पीस लिखा हुआ है, पीस मतलब समझ रहे हैं? शांति, मतलब मर जाना। यदि आप देश की सेवा करते करते आप मर गए तो बोल रहे हैं पोएट क्या? अंडर एन इंग्लिश हेवन, आपको अंग्रेजी जन्नत में एक अच्छा शांत सा जगह प्राप्त होगा। हम लोग लिखते हैं ना सर ऐसे RIP, इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट इन पीस। तो वही पोएट बोल रहे हैं कि यदि अपने देश की सेवा करते करते आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा कि हमारा जो मौत है व्यर्थ नहीं गया है। हमारा जो मौत है किसके लिए गया है सर? अपने मातृभूमि के लिए गया, अपने देश के लिए गया है। और अगर आप मर जाइएगा देश की रक्षा करते करते तो आपको अंग्रेजी जन्नत में एक अच्छा सा जगह मिलेगा, और वह जो दिल और जो जगह होगा कहाँ का होगा सर? सबके दिलों में आप बस जाइएगा। बात समझ में आया सर? पोएम का मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आ जाते हैं सर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव कितना बज गया भाई साहब? टाइम
48, बहुत टाइम है। तू जब जब मुझको पुकारे, बाबू लोग, ना यहाँ नहीं, ग्रामर में ना होगा। आप लोग निकालिए और देखिए क्वेश्चन बन रहा है। चलिए सर बनाते हैं। कौन सा चैप्टर? द सोल्जर। बताइए तो बुक में कितना नंबर पेज पे है? कितना नंबर? कहाँ गया हो? चलिए, पोएम में कहता है पहला क्वेश्चन, द लाइन, पहला क्वेश्चन, द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इस लाइन को कहां से लिया गया है बाबू? द सोल्जर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि रूपर्ट ब्रुक प्रेजेज। रूपर्ट ब्रुक तारीफ किसकी कर रहा है? इंग्लैंड की तारीफ हो रही है। ए भाई ए, उनके देखो। द सोल्जर इज डैश। सोल्जर क्या है? सोनेट है। सोनेट का मतलब 14 लाइन की कविता। द सोल्जर इज अ डैश पोएम। कौन सा पोएम? सिंबॉलिक पोएम, लिरिकल पोएम, नन ऑफ दिस, पेट्रोटिक पोएम। पेट्रोटिक पोएम होगा ना? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कहता है द सोल्जर डील्स विथ डैश। किसके बारे में डीलिंग किया गया है? इंग्लैंड की। रसिया, इंग्लैंड। द टर्म, 1 मिनट, आइए सर एक चीज समझते हैं। पूछा गया सर इस पोएम में कंसील बात का मतलब क्या होता है? सुना, कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना। और छिपाना किसको छिपाना? डेड बॉडी को। तो डेड बॉडी को छिपाना, तो छिपाने का मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? हिडन आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाबू दिलखुश नहीं लाया है उसको, बुक को। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। फूल से क्या करना सीखे थे? लव करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पूजा करना नहीं, लव करना, मोहब्बत करना। इस पोएम को कंपोज किसने किया है सर? रूपर्ट ब्रुक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं। रूपर्ट ब्रुक वॉज बॉर्न इन 1887। ऑप्शन नंबर 2। रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ है? 1915। रूपर्ट ब्रुक रिमेंबर्ड एज डैश पोएट। क्या आंसर होगा? लिखा गया ट्रेंच पोएट, रियलिस्टिक पोएट, जॉर्जियन पोएट, वॉर पोएट। आगे, ब्रुक इंस्पायर पेट्रोइज्म इन द फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन फेज में? अर्ली फेज ना। ऑप्शन नंबर ए। रूपर्ट ब्रुक हैज रिटन द पोएम। किस पोएम को? द सोल्जर को। द सोल्जर इज अ डैश पोएम। कौन सा पोएम? वॉर पोएम। द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू द बोथ स्टेंजा। दोनों स्टेंजा में तारीफ किसकी की गई है? इंग्लैंड की तारीफ की गई है। आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड। जहां पे उसे दफनाया जाता है, शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ आफ्टर हिज डेथ। इंग्लैंड की धरती की तरह ट्रीट किया जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ डैश। ए, रूपर्ट ब्रुक खुद क्या थे? सोल्जर। कहां है? ऑप्शन नंबर 2। द पोएम इज अ पेट्रोटिक पोएम। कौन सा पोएम पेट्रोटिक पोएम है? द सोल्जर। आगे देखते हैं। रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गीज ऑफ एन डैश सोल्जर। अच्छा, कहां के सोल्जर के बारे में चर्चा किया गया है? इंग्लिश सोल्जर। इंग्लिश सोल्जर।
आगे बढ़ते हैं। द पोएम इज अ सोनेट, कौन सा पोएम सोनेट है? द सोल्जर एक सोनेट है। स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, एक मिनट, स्पीकर का मतलब कौन है? स्पीकर इसका कौन है? रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक को किस चीज से डर नहीं लग रहा है? मौत से, यानी डेथ आंसर हो जाएगा। डर लगता तो अपना कटवाने का अलाउ कर देते, लेकिन बोलते हैं नहीं, जिएंगे तो अपने देश के लिए, मरेंगे तो अपने देश के लिए, जितना दिन तक रहते हैं। चलते आइए, इसमें बोला गया कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर डैश। डस्ट का मतलब बॉडी, किसका बॉडी? सोल्जर का बॉडी, ऑप्शन नंबर डी। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ, किसके बारे में बताया जा रहा है? मिजरीज ऑफ वॉर, वॉर के मिजरीज को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस। आगे बढ़ते हैं। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी, यदि देश की सेवा करते करते मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में इतना ही सोचना। कहां से लिया गया सर? सोल्जर। अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस, इसको लिखा किसने है? रूपर्ट ब्रूक। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम एज हैप्पी हर डे, यह लाइन लिया गया द सोल्जर से, ऑप्शन नंबर सी। द सोल्जर इन द पोएट, सोल्जर्स कहां के सोल्जर है सर? इंग्लिश सोल्जर। हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। ये जितना क्वेश्चन था सर, सब का सब प्रीवियस ईयर का था। ठीक, हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, आप इसको बंद कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। और है, देखिए एक